हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो आपका एसएससी और यूपी पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, उसमें हमने अपना सब्जेक्ट जो शुरू किया था पॉलिटी, वो सारा लगभग आपका हो चुका है। हमने कहा था पिछली क्लासेस में, जो आपकी ये क्लास बची है जो अनुच्छेद को लेके होगी, इसमें आपके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो होंगे वो सारे करवाए जाएंगे। तो वो क्लास आज होने वाली है। इसके बाद आपकी पूरी पॉलिटी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगी उतनी हो चुकी है। इसके बाद हम टेस्ट की बात जो किए थे, टेस्ट तो एक अगली आपको जो क्लास मिलेगी वो 20 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं जीएस से संबंधित, वो आपको मिलेगी। तो आज की क्लास हम पॉलिटी कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट शुरू होगा वो ज्योग्राफी होगा, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वो आपको डायग्राम के साथ चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा वो है मौका कि आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास कर लेते हैं, और मैं आपको आज जो सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। और इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके अनुच्छेद से जो भी क्वेश्चन आता है, कोई सा भी अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो आपको सारे इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है आपके अनुच्छेदों को लेके। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, भाग बता दिए हैं, अनुसूचियाँ बता दी हैं। तो अब हम आज जो शुरू करेंगे सीधे अनुच्छेद से बात कर रहे हैं शुरू, और इसमें हम अनुच्छेद लिखते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। तो आप अगर बना रहे हैं तो आप बनाते जाइए, नहीं तो आप सुन रहे हैं तो देखते रहिए। तो मैं इस तरीके से आपको लिखते रहूँगा। जैसे अनुच्छेद 1 से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं, अनुच्छेद 1 से बात कर रहे हैं इसमें, तो आपको जो है मैं अपने हाथ से लिख के और चीज़ें जो ज़रूरी होंगी उसको लेके वो मैं बताते जाऊंगा। तो जल्दी ही हम ख़त्म करेंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। लेकिन ये है कि सारे क्वेश्चन आपके जो अनुच्छेद से बनते हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद सारे करवाए जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 1 कहता है, आप सभी को पता है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, कि ये संघ का नाम पहली बात इसमें दे रखा है। इसमें क्या है, तो संघ का नाम दे रखा है। अब संघ का नाम क्या होगा, तो सभी जानते हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत, जो इसमें लिखा हुआ है इंडिया जो कि भारत है। तो इसमें दो नाम लिखे हुए भारत के, इंडिया लिखा है, भारत लिखा है, तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। इसी के साथ इसमें अनुच्छेद में दिया हुआ है कि इसमें राज्य क्षेत्र की बात है, कि राज्य क्षेत्र जो भारत का होगा वो कौन सा होगा। तो जिसमें केंद्र और राज्य सब आ जाते हैं, तो वो सारा है। तो इसमें एक आपका अनुच्छेद 1 में है कि जो है संघ के नाम दे रखे हैं, इंडिया दैट इज भारत जिसको कहा जाता है, इंडिया जो कि भारत है। और इसके अलावा राज्य क्षेत्र क्या क्या होगा, भारत का टेरिटरी कहाँ कहाँ पे होगी, पूरा जो आपका भारत है, जिस तरीके से मैं अगर नक्शा बनाऊं कि अगर जैसे ये भारत है, तो ये पूरी चर्चा जो है आपकी, जो पूरी चर्चा है वो ये इस तरीके टेरिटरी की जो बात करता है, मैं ऐसे टेम्परेरी बना देता हूँ, तो वो इस जो बात करता है वो ये भारत की बात करता है। तो ये पूरी टेरिटरी की बात करता है अनुच्छेद 1 में। आगे अनुच्छेद 2 की बात करते हैं, आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 में आपकी क्या है, तो इसमें जो नए राज्य प्रवेश होंगे, जैसे भारत में सिक्किम शामिल हुआ था, पहले नहीं था, तो 1975 में जब ये शामिल हुआ, तो इस तरीके के राज्य जो शामिल होते हैं, राज्य नया जो राज्य शामिल होंगे, कोई सा भी राज्य अगर जुड़ता है, जैसे ये जुड़ा सिक्किम, इस तरीके से जुड़ते हैं, तो वो आर्टिकल 2 में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश की बात होती है। इसमें क्या होता है, तो नए राज्यों के प्रवेश की बात होती है। तो नए राज्यों का प्रवेश या इसकी क्या होती है, स्थापना की बात होती है। तो वो चीज़ किसमें, आपके आर्टिकल 2 में है। ऐसे ही आर्टिकल 3 की बात करें, आर्टिकल 3 और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये राज्य पूरा भारत का नक्शा है, तो इस पूरे भारत के नक्शे में जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जो चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 3 में आते हैं। जैसे नए राज्य बनाना, इन्हीं में से किसी राज्य में से किसी राज्य को मिला के कोई नया राज्य, जैसे आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, यूपी को काट के, तो उस तरीके से जैसे नए राज्य बनाने का निर्माण की बात होती है, तो वो आर्टिकल 3 में आते हैं। तो नए राज्यों का निर्माण की बात हो तो ये आपका आर्टिकल 3 में आएगा। इसके अलावा जो आपके पहले राज्य थे उसके क्षेत्रों को हटा के नए राज्य, उनके क्षेत्रों को जोड़ के नए राज्य बनाना, तो कह देना कि नए राज्य बनाना, एक तो नए राज्यों का निर्माण हो गया। इसके अलावा उनकी सीमाओं का निर्धारण करना, जो भी राज्य हैं आपके कितनी होगी, नाम में परिवर्तन करना, तो ये सारे जो हैं किस में आएंगे, नाम चेंजेस करना, तो वो सारे परिवर्तन किस में आएंगे, तो वो आपके सारे आएंगे आर्टिकल 3 में आएंगे। इस तरीके से 4 में जो है संसद को अधिकार है, वो सारे ये चेंजेस कर सकती है। तो आर्टिकल वो आपका 4 जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अब हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं सीधे, और 5 में सिर्फ आपको इतना जानना है कि इसमें क्या है, कि आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। तो नागरिकता की बात जो की गई है वो इसमें आपके दे रखी है।
अब जो आपका अगला इम्पोर्टेंट बनता है वो आपका कई बार क्वेश्चन में पूछता है, तो 12 आर्टिकल पूछता है। आर्टिकल 12 में क्या है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। इसके बारे में हमने बात कर ली है पुरानी क्लासेस में कि इसमें क्या क्या आएगा, कि जो भी सरकार के भाग होते हैं, चाहे वो संघ हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो संघ हो, चाहे वो राज्य हो, और चाहे वो राज्य की कोई भी कंपनी हो, बैंक हो, वो सब किसके पार्ट माने जाते हैं, वो राज्य के पार्ट माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल आगे बात करते हैं, तो आर्टिकल अब हम सीधा मूल अधिकार में आ जाते हैं, तो 14 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में हमने बात की थी कि इसमें क्या है कि समानता की बात है। पहली बात तो समानता का अधिकार है, एक तो मोटा मोटा यही याद रखिए, समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार। इसमें अगर दो बात करें तो इसमें आपको मैंने जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि एक तो इसमें दिया जाता है ब्रिटेन से जो लिया गया कि विधि के समक्ष समता की बात होती है, विधि के समक्ष समता या समानता। तो विधि के समक्ष समता की बात होती है, और विधियों के समान संरक्षण की अमेरिका से जो हमने लिया था प्रावधान, तो विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण की बात है। तो विधियों का समान संरक्षण की बात है, वो यूएसए से लिया गया। ये इसमें बात की गई, ये ब्रिटेन से लिया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये आर्टिकल 14 हो गया कि इसमें विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की जाती है। इसमें समानता की बात की जाती है क्या, कि सभी जो है विधि के साथ समक्ष समान है, यानी विधि के सामने सभी की इक्वलिटी की बात की जाती है। और इसमें समान संरक्षण की क्या बात है कि अगर कोई कमज़ोर है तो राज्य क्या करेगा, उसको जो है थोड़ा सा रिजर्वेशन या जो है उसके साथ जो है सहूलियत कर सकता है, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तो वो वाली बात इसमें कही गई है। आगे 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 जो आपके आर्टिकल इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए, तो वो आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में आप सभी जानते हैं कि 5 चीज़ों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक तो धर्म होता है, एक मूल वंश होता है, और तीसरा आपका होगा जाति, और चौथा होगा लिंग, ठीक है, और उसके बाद जन्म स्थान। तो इस तरीके से तो ये 5 आधार होते हैं जिनके आधार पर क्या होगा, किसी के साथ क्या होगा, इन आधारों पर क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो भेदभाव नहीं होगा, ये इसमें बात कही गई है। तो ये आर्टिकल आपका 15 हो जाता है। आगे बात करें आर्टिकल कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 16 आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। 16 में आप सभी जानते हैं जो नौकरी की बात हो जाती है, यानी कि लोक नियोजन जो होता है, लोक नियोजन को बोलते हैं सरकारी नौकरी एक तरह से आज जो जानते हैं आप। तो लोक नियोजन में क्या होता है, अवसर की समानता की बात की जाती है। तो इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात किस में कही जाती है, तो आर्टिकल 16 में कही जाती है। यानी इसमें आपके जो है अगर सरकारी नौकरी कोई भी है, सरकारी जो पद के लिए कोई भी आवेदन होता है, तो उसमें सभी को समानता है, सभी समान रूप से है जो नियुक्त हो सकते हैं, उसमें किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे आर्टिकल आपके लिए 17 और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको सभी को पता है कि भेदभाव यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत की बात जो की जाती है, तो अस्पृश्यता की बात इसमें कही गई है। तो अस्पृश्यता का अंत होगा, ये बात किस में है, तो आर्टिकल 17 में है। यानी कि किसी के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में छुआछूत नहीं किया जा सकता, ये वाली बात इसमें कही गई है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो है आप व्यवहार नहीं कर सकते, ये वाली बात इसमें कहा गया है। आर्टिकल आगे बात करें इम्पोर्टेंट आपके लिए 18 हो जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो उपाधियों के अंत की बात की जाती है वो किस आर्टिकल में है। तो उपाधियों के अंत की बात किस में है, तो आर्टिकल 18 में है। इसमें आपको पता है कि शिक्षा और सेना को छोड़ दें तो इनमें क्या है, इनमें पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इनमें क्या कर सकते हैं, तो इनमें पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको छोड़ दें तो ये एक्सेप्शन है, बाकी क्या है, उपाधियों का अंत हो जाता है। तो वो आर्टिकल 18 में है, इनको छोड़ के इनमें दिया जा सकता है। तो इस तरीके से है। आप अब आगे बात करते हैं, तो आगे आपका आर्टिकल है 19, जिसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की हुई है। डिटेल चर्चा इसमें बस सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें वाक यानी कि बोलना, उसकी स्वतंत्रता आपको दे रखी है। तो बोलने और अपनी बात रखने, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता बोलते हैं वो सारी इसमें बात है। तो वाक स्वातंत्र्य की बात इसमें की जाती है।
वाक स्वातंत्र्य की बात की जाती है। इसमें फिर हमने बताया था आपको कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का ए, इसकी बात की थी हमने। इसमें हमने कहा था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर हमने बी की बात की थी तो संघ सम्मेलन की बात की थी, ठीक है। फिर तीसरे में हमने बात की थी संघ बनाने की। चौथे में हमने बात की थी कि आप जो है कहीं भी घूम सकते हैं, इसकी बात की थी। और फिर पाँचवें में हमने बात की थी ई के बाद, इसमें क्या हुआ, आपका घूमने की बात थी। इसमें आप निवास की बात है, कहीं भी रह सकते हैं। एफ हमने बताया था कि ये ख़त्म कर दिया गया। और फिर जी हमने बताया था कि इसमें व्यापार को लेके बात की गई है। तो इस तरीके से आर्टिकल इसमें दे रखे हैं आपके। मैं रिवीजन इसीलिए एक तो पढ़ा चुका हूँ तो रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से, और आर्टिकल आप समझते भी जा रहे हैं सारे क्या क्या हमने बात की थी। तो इस तरीके से है। इसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, तो वो सारे आपको लगभग पता होंगे। तो वो सारी बातें इसमें मैंने चर्चा कर चुका हूँ। वाक एवं अभिव्यक्ति की ए में, बी में सम्मेलन करने की और इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, इसमें घूमने की स्वतंत्रता है। इसके बाद ई में निवास करने की स्वतंत्रता यानी रुकने की, ठहरने की, रहने की स्वतंत्रता है। इसके बाद एफ ख़त्म हो गया था तो जी बात करते हैं 19(1) का जी जो है उसमें व्यापार वृत्ति की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने, बिजनेस करने की स्वतंत्रता है। तो आगे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जो आपका अगला आर्टिकल होगा वो 20 होगा, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे 20 में क्या है, तो इसमें कहा गया है, सीधी बात है कि अपराध जो वो करता है व्यक्ति, तो उसमें जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको संरक्षण प्राप्त होगा। तो क्या होता है कि अपराधों की दोष सिद्धि ऐसे करके आपको लिखना है। दोष सिद्धि के संबंध में क्या है, इसको संरक्षण प्राप्त है, के संबंध में संरक्षण की प्राप्ति है। तो जब तक दोषी साबित नहीं होता तब तक उसको संरक्षण मिलेगा। ये वाली बात इसमें आर्टिकल 20 में कही गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस पहली बात तो इसमें क्या बात की गई ये बात कर लेते हैं। प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें क्या बात है कि प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मिलता है इसमें, तो ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा कि इसमें कई सारी बातें हैं, वो आपको कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें विदेश जाने का अधिकार है, आपको स्वच्छ हवा में रहने का अधिकार है, स्वच्छता का अधिकार है, स्वच्छता इसमें आप डाल सकते हैं, स्वच्छता का अधिकार। इसमें आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है। शादी के समय जैसे लड़की लड़के को चुन सकती, लड़का लड़की को, तो जीवन साथी की बात है। जीवन साथी चुनने का अधिकार किस में आपका, तो वो भी आपके आर्टिकल 21 में आता है। ये आपको ध्यान रखना। कई सारी बातें हैं इसमें। स्वस्थ पर्यावरण की बात होती है तो पर्यावरण को लेके भी इसमें चर्चा है। कई सारे आर्टिकल्स इसमें हैं जो आपके कई बार पूछते रहे हैं। इसके अलावा जैसे अगर कोई जेल में है तो उसको जेल में अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाएँ, तो वो सारी बातें भी इसमें आर्टिकल 21 में आती हैं। लेकिन कुछ आपको मैं बता दिया जो आपके कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। जैसे आपने सुना होगा एक और निजता का अधिकार, तो वो भी आपका किस में आता है, तो वो भी आर्टिकल 21 में आता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 के क में यानी ए में। तो ये भी आपको पता है वैसे, पर मैं आपको बता देता हूँ, क या ए इसको ही बोलते हैं। तो डबल मत लिखना, आप एक ही लिखिएगा जो भी लिख रहे हैं। तो 21 क में क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन की बात की जाती है। तो आप लिख लीजिएगा कि शिक्षा, जो निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है। तो मैं इस तरीके से अगर लिख दूँ, अगर निःशुल्क, तो निःशुल्क शिक्षा की बात जो की जाती है वो आपकी, इस तरीके से यहाँ पे लगाइएगा, गलती हो जा रही है, इस तरीके से निःशुल्क, इस तरीके से लिखते हैं। तो निःशुल्क शिक्षा की बात किस में है, तो निःशुल्क शिक्षा की बात किस में है, तो आर्टिकल 21 ए में है। आगे बात कर लेते हैं। और आपका जो अगला इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल बनेगा वो आपका आर्टिकल 22 बनेगा। इसमें भी आपको पता ही है कि क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है पुलिस, और तो उसको क्या उसको वो मिलेंगे, संरक्षण मिलेंगे। तो उसके बारे में किस में कहा गया है, तो आर्टिकल 22 में कहा गया है कि कहते हैं कि कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन, दशाओं का मतलब कंडीशन, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति होगी तो उसमें अगर गिरफ्तार हो रहा है कोई, गिरफ्तारी से उसको क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा।
गिरफ्तारी एंड इस एक शब्द आता है निरोध जिसको डिटेंशन बोलते हैं। तो निरोध से भी क्या है, संरक्षण की बात है, जिसमें आपने सुना होगा कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो सारी बातें हैं। उसके अलावा कुछ बातें होती हैं, जैसे कि अगर आप वकील रखने की वाली बात होती है तो वो भी इसमें होती है, वकील रखना पड़ेगा। तो सारी कंडीशन इसमें इसी आर्टिकल 22 में दे रखी है। आगे बात करें, आर्टिकल आपका जो अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है वो 23 हो जाता है, वो भी आप जान लीजिए। ये सारे डिटेल में क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछते रहे हैं, तो ये सारे एक साथ कराए जा रहे हैं आपको। अब इसमें तो मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यापार करते हैं लोगों का, जैसे बच्चियों को बेच रहे हैं, औरतों को बेचते हैं, तो वो सारे जो रोकने की प्रथा है वो इसमें दे रखी है, यानी उनका रोकने की बात की जाती है, प्रतिषेध की बात की जाती है, प्रतिबंध की बात की जाती है, तो वो इसमें कही जाती है कि मानव का जो है दुर्व्यापार नहीं कर सकता कोई। तो व्यापार करना जो मानव का होता है, यानी लड़कियों का, औरतों का, बच्चों का, वो सब व्यापार जो इलीगल तरीके से होते हैं वो सारे रोकने की बात किस में कही जाती है, तो बलात् और ये इन सब का जो है इसमें बात की जाती है। इसको रोकने की बात किस में है, तो आर्टिकल 23 में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बलात् का प्रतिषेध का मतलब, बलात् का मतलब होता है बधुआ मजदूरी जो करवाते हैं, बिना पैसे के ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। और दुर्मानव दुर्व्यापार मतलब महिलाओं बच्चों उनको बेचना, उनका व्यापार करना, इन सब के रोकने की बात किस में है, आर्टिकल 23 में कही गई है। आर्टिकल 24 में देख लेते हैं। तो मैंने आपको इसमें भी बताया हुआ है कि जो आपके बच्चे होते हैं, जो बालक हैं, तो उनको कारखाने, खनन वगैरह जो या रसायन की कोई फैक्ट्री है, तो उसमें केमिकल की फैक्ट्री है, तो उसमें बच्चों को नहीं लगा सकते। तो वो वाली बात इसमें कही जाती है कि कारखाने जो होते हैं, कारखानों या कोई भी जो खतरनाक जो फैक्ट्री कंपनी है, उनमें क्या होगा कि बालकों को जो है नहीं लगाया जाएगा, नियोजन में नहीं किया जाएगा। तो आदि में जो है बालकों को क्या होगा, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध की बात की जाती है। तो इसमें यही रोकने की बात की जाती है, नियोजन का प्रतिषेध या रोक, ये आप लिख सकते हैं, प्रतिषेध की बात इसमें कही जाती है। आगे आर्टिकल बात कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 25। तो वो आर्टिकल 25 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 25 में आप सभी जानते हैं कि क्या है, तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता की जो बात करते हैं वही बात इसमें है। तो धर्म की स्वतंत्रता की बात किस में है, वो इसमें आर्टिकल 25 में आती है। तो धर्म की स्वतंत्रता, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे कोई व्यक्ति है कि वो धर्म, कौन सा धर्म माने ना माने, धर्म को अपना प्रचार करना चाहता है तो करे, तो उस तरीके के वो किस तरीके से वो अपने धर्म को मानना चाह रहा है, वो सारी स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, तो आर्टिकल 25 के तहत उसको दी जाती है। अब इस तरीके से 26 में, 27 में, 28 में वो सारी स्वतंत्रता धर्म से संबंधित है। किसी में टैक्स की बात है, तो किसी में प्रबंध की बात है, किसी में शिक्षण संस्थाओं में धर्म के जो है जो प्रवचन दिए जाते हैं उसको रोकने की और उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए उसकी बात है। तो ये सारी बातें हैं। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट अगला आर्टिकल बनता है वो आर्टिकल 29 बनता है। तो इस तरीके से इस पे हम सीधे बात करते हैं कि ये जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी होती है, जैसे मुस्लिम हो गए, बाकी ईसाई और भी धर्म के जो लोग जो अल्पसंख्यकों में आ रहे हैं, तो उनका संरक्षण किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 29 में दिया गया है। तो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का, यानी अगर मैं आपको लिखने के लिए बताऊं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, यानी कि उनके जो हित हैं वो किस में संरक्षित किए गए हैं, तो उनका संरक्षण जो किया गया है वो आर्टिकल 29 में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं अपने लिए, वो सारी बातें इसमें दी गई हैं। ऐसी आर्टिकल 30 भी उन्हीं से संबंधित है। और आर्टिकल 30 में आपको सभी को पता है कि इसमें कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो खोल सकते हैं अल्पसंख्यक, और उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो इनका शिक्षण संस्थान और प्रशासन, शिक्षण करना, प्रशासन करना, ये दोनों बात किस में दे रखी हैं, तो ये दोनों बात आर्टिकल 30 में दे रखी हैं। किससे संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 31 की हमने बात कर ली थी, जिसमें हमने बताया था संपत्ति का अधिकार हटा के कानूनी अधिकार बन गया था। तो इस तरीके से वो बात हो चुकी है। आर्टिकल 32 की बात करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें हमने बताया था कि उपचारों की बात इसमें कही गई है। उपचारों का अधिकार है इसमें, तो उपचारों का अधिकार है। तो इस उपचारों का अधिकार का क्या मतलब है, इसमें हमने बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो जो है सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है। क्या करता है, तो रिट जारी करता है, WRIT बोलते हैं।
अब रिट जारी करता है तो इसके ज़रिए क्या है, आपके मूल अधिकारों का जो है जो उनको लागू करा जाता है या उनको बचाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें होता है। और कोर्ट क्या जारी करता है, तो रिट जारी करता है। जैसे आपने सुना होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर एक रिट होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको हटा के, तो वो होती है एक परमादेश। फिर इसी तरीके से आप क्यू वारंटो पढ़ते होंगे, जिसको अधिकार परीक्षा बोलते हैं, अधिकार परीक्षा। फिर आप उत्प्रेषण सुनते होंगे, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण एक होता है, एक प्रतिषेध होती है, तो प्रतिषेध होती है। तो ये 5 जो है रिट होती हैं, 1 2 3 4 और ये 5 रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है जारी करता है आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के जो है बचाव के लिए। अगर कोई इलीगल तरीके से इसको वायलेट कर रहा है, आपके मूल अधिकार जो है उल्लंघन कर रहा है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट जारी कर देता है। इसके बारे में हमने बात कर ली है, नहीं तो मैं हल्का बता देता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुलिस वालों को आदेश देता है कि ये किसी व्यक्ति को अगर तुमने गिरफ्तार किया है तो वो उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो, वो रिट अगर उस हिसाब से जारी करता है तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए के जरिए जारी किया जाता है। और परमादेश में क्या होता है, तो अगर कोई काम जो है कोई भी अधिकारी ने नहीं किया है तो उसको वो काम करवाने के लिए अगर कोई भी जो है आदेश दिया जाता है तो वो रिट जारी जो करी जाती है उसको परमादेश बोलते हैं। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई अधिकारी है, वो गलत तरीके से किसी पद पे बैठा हुआ है, किसी पद पे नियुक्त हो गया है गलत तरीके से, तो उसको हटाने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए कौन सी रिट जारी करी जाती है, तो अधिकार परीक्षा करी जाती है। और अगर कोई भी जो है नीचे अधीनस्थ न्यायालय वगैरह है, तो वो अगर अपने अधिकार से ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी उनको जितनी शक्ति है उससे ज़्यादा जो है चीज़ें कर रहे हैं वो, तो उनको रोकने के लिए भी जो रिट जारी करी जाती है उसको उत्प्रेषण बोलते हैं। और अगर कोई, और इसमें प्रतिषेध में क्या है कि कोई भी ऐसा जो है जो विवाद चल रहा है, कोई सा ऐसा मामला है जिसकी शक्ति जो है, जिसकी सुनवाई की शक्ति उस कोर्ट को नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए कौन सी जो है रिट जारी करी जाती है, तो प्रतिषेध जारी करी जाती है, प्रोहिबिशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो इसमें ये 5 रिटें आपकी जारी करी जाती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आर्टिकल आगे इम्पोर्टेंट जो आपका हो सकता है वो आपका आर्टिकल हम बात कर लेते हैं 39A की। ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो हमने अपने DPSP जब पढ़े थे तो बात कर ली थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था कि जो इसमें ये बाद में जोड़ा गया था, इसमें बात की गई थी समान न्याय की बात की गई, और कहा गया कि समान न्याय एवं क्या है कि निःशुल्क जो आपको विधिक सहायता दी जाएगी उसके बारे में बात की गई थी कि अगर जिसके किसी के पास संपत्ति या वो नहीं है और उसके अधिकार या उसके किसी भी तरीके से वायलेशन हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। तो वो सरकार क्या, राज्य क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि उसको विधिक निःशुल्क सहायता दिलवाई जाए, चाहे वकील की हो चाहे किसी भी तरीके से। तो निःशुल्क और न्याय, समान न्याय मिले और निःशुल्क विधिक सहायता, लीगल उसको एड मिलना चाहिए, लीगल सहायता मिले, तो वो राज्य कोशिश करेगी कि ऐसी चीज़ें हों। तो वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39A में दे रखा है। फिर आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 40 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं, तो पंचायत से संबंधित आपका कौन सा है, तो पंचायत से संबंधित आपका कौन सा है, तो आर्टिकल जो है 40 है। तो ये आपको ध्यान रखना है उसकी स्थापना को लेके। अब बाकी तो आप जानते ही है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत का गठन हुआ था, तो वो हमने बात की थी अपने पहले की क्लासेस में, हो चुकी है। तो ये मैं इसीलिए आपको रिवीजन करा रहा हूँ और बाकी चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ कि हमने कहाँ पे पढ़वाया है आपको। आगे 44 की बात कर लेते हैं। तो UCC की बात की थी, सॉरी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, समान नागरिक संहिता की बात की थी हमने, इसको समान सिविल संहिता भी बोलते हैं। तो समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता की बात की थी, तो वो हमारा किस में है, तो वो हमारा इसमें है। और इसको लेके हमने देख रहे हैं कि आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि ये अगर लागू हो जाता है, UCC समान सिविल संहिता लागू हो जाती है, तो इसमें जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके लिए और हिंदू जो भी आपके धर्म हैं उन सब के धर्म के लोगों के लिए सेम टाइप के एक्ट हो जाएंगे, चाहे वो गोद लेने की बात हो, चाहे वो विवाह करने की रीति हो या तलाक लेने की रीति हो, सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी। तो वो सारी, और संपत्ति के हस्तांतरण की बात हो, जैसे बाप का संपत्ति बेटे को कैसे मिलेगी या बेटी को कैसे
कैसे मिलेगी, वो सब धर्मों के लिए एक समान हो जाएगी अगर यूसीसी लागू हो जाता है तब। तो वो आपके लिए ये वाला आर्टिकल जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझते हैं कि आर्टिकल जो आपका है वो आपका आर्टिकल है अगला 45 सॉरी। तो इसमें आपको सभी को पता है कि इसमें क्या है कि इसमें 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 0 से लेकर 6 साल तक के, उनकी एजुकेशन, उनकी देख रेख की बात की जाती है, उनके पालन पोषण की बात की जाती है, अगर आंगनवाड़ी की जो शिक्षा दी जाती है उसकी बात की जाती है। तो वो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली बात इसमें है। आगे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा आर्टिकल होगा, तो वो 48 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, तो कृषि और पशुपालन की जो बात की जाती है वो इसी आर्टिकल में की जाती है। तो कृषि और पशुपालन की, तो पशुपालन, कृषि और पशुपालन का जो संगठन बनाना, ये करना, कृषि को बढ़ावा देना, तो वो सारी चीज़ें किस में है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आर्टिकल 48 में आती हैं। और इसी के साथ एक 48A जोड़ा गया था, आपको पता है का जोड़ा गया था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें पर्यावरण का संरक्षण की जो बात की थी वो इसमें बात की गई है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। इसमें मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा कि पर्यावरण के संरक्षण को लेके पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है आपका, तो वो 48A दे रखा है। आगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाता है, तो आर्टिकल वैसे 49 भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो भी स्मारक होते हैं आपके भारत के, जो भी स्मारक हैं उनके संरक्षण की बात की गई है इसमें। तो उनके देख रेख और संरक्षण की बात किस में की गई है, तो स्मारक के संरक्षण की बात आर्टिकल आपके 49 में की गई है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 50 हो जाता है। ये DPSP के हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछते रहे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका है उसका न्यायपालिका से क्या होगा, पृथक्करण की बात है, अलग करने की बात है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप लिख सकते हैं कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या है, पृथक्करण की बात की जाती है। तो ये बातें जो हैं इसमें पृथक्करण की बातें की जाती हैं। तो आर्टिकल 50 इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक और आर्टिकल आप ध्यान रख लीजिए इसी DPSP का, आर्टिकल 51, तो वो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सुरक्षा की बात की जाती है वो इसमें बात की जाती है कि अगर जो है भारत कोशिश करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्या है आपकी सुरक्षा, उसको बढ़ावा दे, ठीक है, तो उसको बढ़ावा दे और उसकी अभिवृद्धि करे, उसको बढ़ावा दे, तो वो सारी बातें किस में हैं आपके आर्टिकल 51 में दे रखी हैं, 51 में दे रखी हैं। अब आपको मैंने बताया था कि आपका जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आर्टिकल वो किस में थे, आर्टिकल 51 क में थे, यानी कि A में थे। तो इसमें ही आपके 11 जो आपके मूल कर्तव्य हैं टोटल, तो वो मूल कर्तव्य किस में है, वो आपके इसमें है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही आगे आर्टिकल में बढ़ते हैं। आर्टिकल आपका कौन सा देखते हैं, तो आर्टिकल 52 देखते हैं, जिसमें किसके बारे में बात की गई, तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में इसमें बात की गई है। तो राष्ट्रपति होगा, ये वाली बात किस में है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में है। इस तरीके से आर्टिकल 53 भी आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कर लेता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होंगी वो किस में होंगी, तो वो आपके इसी राष्ट्रपति में होती हैं। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, तो ये भी आपके किस में होगी, प्रेसिडेंट में होगी। तो ये इस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे कौन सा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, तो ये वाली बात है आपको ध्यान रखनी है। तो एक 58 और होता है, जिसमें और इसकी बात की गई कि शपथ की जो बात की जाती है, शपथ लेने की जो बात की जाती है, राष्ट्रपति की शपथ की, वो किस में दे रखी है, तो वो आर्टिकल आपके इसी में दे रखी है। सॉरी इसमें माफ़ करिएगा कि शपथ की जगह इसमें योग्यता की बात है, सॉरी वो शपथ आपके अगले में है, जैसे 60 में, सॉरी, तो आर्टिकल 60 में है आपके शपथ के बारे में। तो शपथ किस में लेंगे, तो शपथ लेंगे आपके आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 58 में आपका 58 में जो दे रखी है वो आपकी योग्यता की बात है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो वो योग्यताएं किस में है, इसमें होनी। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट पढ़ाते समय कि भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि जो है उसने 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो। फिर मैंने बताया था कि वो क्या होना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने के लायक होना चाहिए। इस तरीके की योग्यताओं की बात हमने की थी।
और अब हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 60 में शपथ की बात है कि उसको शपथ कौन दिलवाएगा, और उसका जो है, जैसे हमने बात की थी कि सीजीआई जो हैं वो दिलवाते हैं, या वो ना हो तो वो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो दिलवाता है, जैसे कि हमने बात की थी। अब एक इम्पोर्टेंट जिसके बारे में मैंने बात पहले कर ली है आर्टिकल 61 की, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो बात होती है, तो महाभियोग प्रेसिडेंट पर होता है, उसकी बात किस में है, तो वो आपके इसी में है। तो आर्टिकल 61 में ये वाली बातें रखी है। आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 63 को बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 63 में आपको क्या दे रखे हैं, तो उपराष्ट्रपति जो आपका होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो वो आपका इसमें है। उपराष्ट्रपति किस में है, उपराष्ट्रपति वो आपके इसमें है आर्टिकल 63 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आर्टिकल बात कर लेते हैं आर्टिकल 64 में क्या है। तो आर्टिकल 64 में वो चीज़ है, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो अपना कार्य करता है सभापति के रूप में, वो वाली बात इसमें कही गई है कि कि जब आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो किस रूप में काम करेगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में ये सभापति का काम करेंगे, तो सभापति का काम करेंगे। ये बात किस में है, तो आर्टिकल 64 में दे रखी है। तो इस तरीके की बातें इसमें हैं। आपके आर्टिकल जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि छोड़ जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन में आते ही आते हैं वही आपके कराए जा रहे हैं, नहीं तो 395 पढ़ते रहोगे कोई भी याद नहीं होगा। जो आपके लिए मैं आपके इंपॉर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ, उसके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो क्या करता है, उसके साथ क्यों ज़रूरी है। तो इस तरीके से डिस्कशन से आपको चीज़ें याद हो रही हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलेंगी। आगे जो हम ज्योग्राफी वाला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मत मिस करिएगा। आप कहीं किसी की तैयारी कर रहे हो उसको पढ़िएगा, आपको डायग्राम के साथ डिस्कशन पूरा अच्छे से करवाया जाएगा। आप अगर SSC आप मेंस दे रहे हो, पीटी दे रहे हो, आप चाहे रेलवे का जो तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी करो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, अगर आपको जीएस करनी है तो आप ज्योग्राफी पॉलिटी ये सारे कर रहे हैं, आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर क्लास होने वाली है। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो आपकी तैयारी कर रहे हैं साथ में, उनके लिए भी ये क्लासेस फ़ायदेमंद हो जाएँ, वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर लें। तो चलिए आगे आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 72 जो हमने बात कर रहे हैं, इसमें आप सभी को पता है कि आर्टिकल प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके क्षमादान की शक्तियों के बारे में इसमें कहा जाता है। क्षमादान यानी उनको वो किस तरीके से लोगों को माफ़ कर सकते हैं, क्षमा पर लघुकरण, जो कई तरीके के जो प्रोविज़न होते हैं माफ़ करने के, तो वो सारे प्रावधान किस में हैं, तो आपके आर्टिकल 72 में आते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 74 की बात कर लेते हैं। 74 आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट जब कोई काम करता है, यानी कि सारे काम किसके नाम पे होते हैं, तो भारत में सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, लेकिन इसको सलाह देने के लिए कौन होता है, तो एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद एक सलाह देने के लिए होगी राष्ट्रपति को, वो और उसकी सहायता पे काम करेंगे राष्ट्रपति। तो वो किस में बात की गई है, तो आपके इसी में बात की गई है, आर्टिकल 74 में की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बात हो जाती है। आगे आर्टिकल हम 75 की बात करें, जो और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्यों ज़रूरी है वो वाली बात कर लेते हैं कि 74 में क्या बात की गई कि जो आपका प्रधानमंत्री होते हैं उनको नियुक्त कौन करेगा। तो पहली बात, पीएम को जो नियुक्त करते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो पीएम की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। और इन्हीं की सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जो होते हैं, बाकी जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री जो जिसको बोलते हैं अन्य मंत्री, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये वाली बात ध्यान रखनी है। बस सलाह किनकी होगी, तो वो प्रधानमंत्री की होगी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अब आर्टिकल 64 सभी जानते हैं आपको इसको। 64 में क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत का न्यायवादी होता है, जो भारत का महान्यायवादी होता है, तो महान्यायवादी आपका किस में है, वो आर्टिकल 76 में है, और इसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आप सभी को मैंने चर्चा में बताया हुआ है, पूरी बात की गई कि ये भारत सरकार का वकील होता है एक तरह से। तो भारत सरकार की तरफ से जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई के लिए ये हर कोर्ट में जा सकता है, और इसको एक सांसद के तरीके के सारे राइट्स होते हैं, सारी विशेष अधिकार जिसको मिले होते हैं। किसी भी जो है सदन में जाके ये सुनवाई कर सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे बात करते हैं 78 के बारे में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। संसद का जो गठन की बात होती है,
संसद के गठन की जो बात है वो किस में है, आपके इसमें। अब संसद के गठन का मतलब हुआ कि इसमें कौन कौन होगा, जैसे इसमें लोकसभा होगी, इसमें राज्यसभा होगी, इसमें राष्ट्रपति होंगे। अब आगे आर्टिकल में बात कर लेते हैं। अगला आर्टिकल जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वो 84 है, सॉरी 85। और आर्टिकल 85 में आपका क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि संसद के जो सत्र होते हैं, संसद की जो बैठकें होती हैं, सत्र होते हैं, जो सत्र होती हैं, जो बैठकें होती हैं, सत्रावसान होता है। मतलब समझ रहे हैं, सत्रावसान का मतलब है कि एक सत्र खत्म हुआ तो उसको सत्रावसान बोल रहे हैं। फिर अगर उसका विघटन हो रहा है, संसद का विघटन हो रहा है, तो वो सारी बातें किस में हैं, वो सारी बातें किस में हैं, आर्टिकल 85 में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आर्टिकल 105 और याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 105 में क्या है कि विशेषाधिकारों की बात की गई है। विशेषाधिकार किस में दे रखे हैं, तो वो इसमें दे रखे हैं। जो भी सांसदों के विशेषाधिकार होंगे वो सारे किस में होंगे, वो आर्टिकल 105 में होते हैं। आर्टिकल 108 आप सभी जानते होंगे। आर्टिकल 108 याद कर लीजिए कि इसमें जो क्या है, संयुक्त बैठक की बात की जाती है। तो संयुक्त बैठक की बात किस में है, तो संयुक्त बैठक की बात आपके आर्टिकल 108 में। और हमने बात कर ली है संयुक्त बैठक किस कंडीशन में होगी, कौन से विधेयक पे होगी, इसके बारे में हमने बात की थी कि धन विधेयक हो और संविधान संशोधन विधेयक हो, इन दोनों पे नहीं होती है। बाकी कोई भी विधेयक जो साधारण विधेयक होते हैं उन पे संयुक्त बैठक हो जाती है। तो कितनी बार हो चुकी है, हमने बात इसमें भी की थी, इसको लेके बात हमारी हो चुकी है कि संयुक्त बैठक 3 बार हुई थी और हमने टाइम भी बताया आपको। आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 110 में क्या है वो बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 110 आप सभी जानते हैं कि धन विधेयक को बात करता है। तो धन विधेयक के बारे में बात करता है और मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक डिसाइड करने का अधिकार किसको है, तो आपका जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। इस तरीके से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 111 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि जो विधेयक पे अनुमति देने की बात होती है, विधेयक जैसे पास होके आ गया संसद से, तो उस पे अनुमति जो देगा राष्ट्रपति, वो अनुमति की बात जो की गई है, प्रेसिडेंट की अनुमति की जो बात की गई है, वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल आपके 111 में है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आर्टिकल 112 आप सभी जानते हैं इसको। आर्टिकल 112 में बजट की बात की गई है। अब बजट उसमें लिखा नहीं है, तो उसमें क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस में, आर्टिकल 112 में है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है वो आर्टिकल 117 है वैसे तो, लेकिन इसको कई बार पूछते नहीं है, तो आप चाहें तो हटा सकते हैं। इसमें वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है। तो इसमें वित्त विधेयक को लेके बात की गई है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए इसमें वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 123 की बात कर लेते हैं सीधे जाके, और इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप सभी जानते हैं कि जो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, तो उनको लेके, अध्यादेश को लेके जो बात है वो आपके किस में है, तो आर्टिकल 123 में हो जाती है। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट आने वाला है वो आपका 124 है। आर्टिकल 124 आप सभी जानते हैं कि किससे संबंधित है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। उनका गठन कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसकी स्थापना कैसी हुई, कब हुई, वो सारी बातें इसमें कही जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल बात कर लेते हैं 129 की। ये आपसे कई बार क्वेश्चन किया गया कि इसमें कहते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। तो वो एक बात को ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, एक अभिलेख न्यायालय होता है। क्या है, अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभिलेख न्यायालय की बात जो पूछी जाती है कि किस आर्टिकल में कहा गया है, तो अभिलेख न्यायालय की बात आपके आर्टिकल 129 में कही गई है। ऐसे ही आर्टिकल 137 आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें क्या किया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे उनको वो दोबारा से देख सकता है, उनको बदल सकता है, वो वाली बात इसमें कही गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी निर्णय अगर उसने दिए हैं, जैसे निर्णय दिए हैं या इसने निर्णयों को दिया है या इसने क्या ये आदेश दिए हैं, तो आदेश दिए हों तो उनको क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका पुनर्वालोकन किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कर सकते हैं, तो पुनर्विलोकन कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ये बात इसमें कही गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, कई बार आर्टिकल पूछ सकता है आपसे। अब आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 143 यानी कि 143। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो राष्ट्रपति को सलाह देने की बात की जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा
परामर्श देगा वो वाली किसको देगा, तो प्रेसिडेंट को। अब ये वाली बात किस में की गई है, तो वो इसमें की गई है आर्टिकल 143 में। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है किससे सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये प्रेसिडेंट की शक्ति की बात की जाती है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 100 आपका अगला इम्पोर्टेंट होता है, वो अगला इम्पोर्टेंट है आपका 148। और इसमें आप सभी जानते हैं कि CAG की बात की जाती है। CAG का मतलब हुआ कि जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, जिसको कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कहा जाता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो कहा जाता है, तो भारत का, इसको भारत का क्या बोलते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक इसको कहा जाता है। ये वाली आपको ध्यान रखनी है बात। तो इसमें कैग के बारे में किस आर्टिकल में है, तो 148 में है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये सारी बातें कर ली, केंद्र को लेके। अब हम अगली बात जो करेंगे 152 की, वो यहाँ से आपके राज्य शुरू होते हैं। तो राज्य शुरू होते हैं, जैसे 52 से शुरू हुआ था आपका राष्ट्रपति, ऐसे ही शुरू हो रहा है 152 से आपके कौन शुरू हो रहे हैं, तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, वो राज्यपाल के बारे में किस में कहा गया है, तो वो आपके 152 में कहा गया है। अब मैं इतना, मेरा थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, मैं जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ कि आप जल्दी से रिवीजन कर लें और आप अपने से अच्छे से लिखते रहिए। मैं आपको जल्दी से रिवीजन करवा रहा हूँ, इसीलिए मेरा थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है। अब हमने बात कर ली 152 में, जिसमें राज्यपाल के बारे में। तो 155 की भी बात कर लेते हैं, जो राज्यपाल से ही संबंधित है और इनकी नियुक्ति की बात करता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। पहली बात आप सभी जानते हैं कि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो इनकी नियुक्ति की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो वो आपके 155 में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आर्टिकल 161 की बात कर लेते हैं। अब 161 में क्या है, जैसे मैंने आपको 72 बताया था, आर्टिकल 72, तो उसमें राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियाँ थी। इसी तरीके से इसमें किसकी क्षमादान की शक्तियाँ होंगी, तो इसमें राज्यपाल के क्या है, क्षमादान की शक्तियाँ होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की क्या है, क्षमादान शक्ति। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस में है, तो आर्टिकल 161 में दे रखी है। ऐसे ही आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आर्टिकल 163 हो जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति सलाह ले रहे थे मंत्रिपरिषद से, ऐसे ही राज्यपाल भी क्या लेंगे, राज्यपाल सलाह लेंगे। राज्यपाल सलाह और सहायता पे काम करेंगे, किसकी, तो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पे काम करेंगे। इसमें ऐसे प्लस कर लीजिए, एक सेकेंड। सलाह और सहायता किसकी मिलेगी इनको, तो मंत्रिपरिषद की मिलेगी। जो राज्य का मंत्रिपरिषद होगा उसकी जो है सहायता मिलेगी। तो ये वाली बात इसमें है आर्टिकल 163 में। अब आर्टिकल 163 हो गया। अब कौन सा आपके लिए, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की, अब हम CM की नियुक्ति की भी जान लेते हैं। तो आर्टिकल 164 का एक क्लॉज 1 बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, इसमें हमने बात की जैसे PM की, तो इसमें हम बात कर लेते हैं CM की। तो CM की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। इसमें कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल ने की, अब बाकी जो मंत्री हैं, अन्य मंत्री, तो मैंने बात की थी कि अन्य मंत्री इसकी सलाह पर, और ये कौन नियुक्ति करेगा, राज्यपाल करेगा। तो वो सारी बातें इसमें कही गई हैं, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री के बारे में जानी थी। अब जैसे हमने आर्टिकल 76 जाना था, ऐसे ही आर्टिकल 165 जान लेते हैं, यानी 165 जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपके राज्य के जो महाधिवक्ता होता है, वहाँ पे महान्यायवादी था, यहाँ पे जो है राज्य का क्या होगा, तो महाधिवक्ता होगा, यानी एडवोकेट जनरल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो राज्य का क्या होगा, एडवोकेट जनरल होगा, यानी कि महाधिवक्ता होगा। इसको भी वही राइट होंगे जो उसको राइट होते हैं, इसको राज्य में वही राइट होंगे, उसको केंद्र में वही राइट थे जो महान्यायवादी को थे। तो वो सारी चीज़ें बराबर है। ये भी आपका क्या है, तो राज्य का क्या है, वकील होता है, एक तरह से कानूनी अधिकारी होता है। तो वो सारी चीज़ें ये राज्य की तरफ से करता है। जो आपका केंद्र में महान्यायवादी करता है, वो सारे काम कौन करता है, तो महाधिवक्ता करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 100 अगला बढ़ते हैं और 169 को जान लेते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को मैंने पुरानी क्लासेस में बताया हुआ है कि जो आपकी विधान परिषद होती है,
उसको बनाने का अधिकार, उसको ख़त्म करने का अधिकार, वो सारे अधिकार किसके पास हैं? तो संसद के पास है। लेकिन वो किस आर्टिकल में आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो 169 में आते हैं। तो विधान परिषद को क्या है, बनाने और इसको ख़त्म करने, यानी कि इसका जो है क्या बोलते हैं, इसको उत्साधन बोलते हैं, जैसे मतलब ख़त्म करना, तो समाप्त करना एक तरह से। तो बनाने और समाप्त करने, तो बनाने और समाप्त करने की बात, दोनों बातें किस में, आर्टिकल में है। तो विधान परिषद, जो राज्यों में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, तो 6 राज्यों में आप सभी को पता है विधान परिषद है अभी वर्तमान में, और उसको बनाने और उसको समाप्त करने का राइट किसके पास है? तो वो सारे राइट किसके पास है? संसद के पास है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही आर्टिकल अगला बात कर लेते हैं, 169 हमने बात कर ली। अब आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो 200 है। तो आर्टिकल 200 में इंपॉर्टेंट क्या बात है आपके लिए? तो जो जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी 111 में, वैसे ही इसमें बात है। और इसमें क्या बात है? तो जैसे राष्ट्रपति ने 111 में विधेयकों पर अनुमति दी थी, तो इसमें राज्यपाल क्या करेगा? तो राज्यपाल जो विधेयक आएंगे उन पे अनुमति देगा। ये अनुमति देने की बात जो की गई है वो इसमें दी गई है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुमति देने की बात किस में की गई है, तो वो आर्टिकल 200 में दे रखी है। अब आर्टिकल अगले बात करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, वो 213 बनता है। और इसमें भी आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की थी, इसमें यहाँ पे 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है? तो राज्यपाल की है। तो ये वाली आपको ध्यान रखनी है बात। तो यहाँ पे राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करेंगे और वो 213 के तहत करेंगे। अब जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी 124 में, इसी तरीके से 214 पे आ जाते हैं, जिसमें आपका क्या होगा? इसमें हाई कोर्ट हो जाएगा। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था। यहाँ पे हाई कोर्ट होंगे। राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं वो कैसे बनेंगे, कैसे होंगे, वो सब की बातें किस में है? इसमें है। अब जिस तरीके से हमने आर्टिकल 32 की बात की थी, वैसे ही आर्टिकल 226 की भी बात कर लेते हैं। और इसमें भी क्या है? तो रिट जारी करेगा कौन? हाई कोर्ट। वही 5 रिट जिसके बारे में हमने चर्चा की, वही 5 रिट जो हैं उनमें से कोई सी भी रिट जो है सुप्रीम हाई कोर्ट चाहे तो वो भी जारी कर सकता है। ये बात हमने आपको बता दी, किसी भी मामले पे कर सकता है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो अगला आर्टिकल बनेगा 233। और 233 में क्या है? तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ के जो न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होती है, तो यहाँ पे न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति को लेके जो आर्टिकल है वो आपका कौन सा है? तो 233 है। तो इसमें किसकी बात है? तो इसमें नियुक्ति की बात है। किसकी? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी आपके जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी उसकी बात किस में है? तो आर्टिकल 233 में बात की गई है। ऐसे ही अगले में आर्टिकल में बात कर लेते हैं कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 239 आर्टिकल आप समझ लीजिए। इसके बारे में मैंने वैसे बात कर ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यूटी होते हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, उनके प्रशासन को लेके जो बात की जाती है, इनके प्रशासन की जो बात की जाती है वो किस आर्टिकल में? तो 239 में है। और इसी में हमने जो पुरानी क्लासेस की थी कल वाली बेसिकली, तो उसमें भी हमने बताया था कि 239 ए, इसमें ए और ए, यानी इसको का भी लिख सकते हैं, 239 का और का। तो मैंने कल बताया था कि ये जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? तो ये दिल्ली से संबंधित है, जो अभी चर्चा में रहता है, हमेशा जो न्यूज़ में रहता है, इस पे विवाद चलते रहता है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आते रहता है। अब फिर हमने जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताए थे आगे, वो उसमें से आपको 243 जो पंचायतों से संबंधित थे उस पे आ जाते हैं कि ये आपके किससे संबंधित हैं? तो पंचायत से संबंधित हैं। और इसमें ही सब आप जानते हैं क ख ग घ इस तरीके से बनते हैं। जैसे 243 आपका अगर का की बात करें तो इसमें ग्राम सभा की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? तो इसमें ग्राम सभा की बात की जाती है। ऐसी अगर 243 खा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पंचायत कैसे बनेगी, यानी कि 3 स्तर जो होंगे वो गठन की बात की गई है। तो पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो वो आपके 243 ख में बात की गई है। इस तरीके से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि एक और सर होता है इसमें इम्पोर्टेंट होता है, तो एक घ और होता है, उसमें आप सभी जानते हैं कि आरक्षण की बात की जाती है कि पंचायतों में किसको कैसे आरक्षण दिया जाएगा। तो वो सारी आरक्षण की बात किस में की गई है? तो 243 डी, या इसको बोलते हैं या घ बोलते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ और बता देता हूँ, ठीक है। तो 243 आगे एक और आर्टिकल लिख लीजिए, इसको झाझंडा बोलते हैं। तो झा होता है, उसमें एक राज्य वित्त आयोग की बात की जाती है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें क्या है कि राज्य वित्त आयोग,
ठीक है, तो इसके गठन की बात की जाती है। तो इसके गठन की बात की जाती है तो वो किस में है, तो राज्य वित्त आयोग आपका 243 में है। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें एक और पूछा जाता है तो वो आपका ट हो जाता है। और 243 ट में क्या है, तो आप सभी जानते हैं जो इलेक्शन करवाते हैं पंचायत के, तो वो राज्य निर्वाचन जो होगा वो वाली इसमें बात की जाती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग किस में होगा, तो वो आपका इस आर्टिकल में होगा 243 ट में। तो इस तरीके से फिर हम जो इम्पोर्टेंट आपके पंचायत से संबंधित है वो हमने जान लिए। अब आर्टिकल 243 और इसके बाद था जानते हैं, तो वो आपका किससे संबंधित होंगे, जिसको ओ बोलते हैं बेसिकली, तो वो आपका यहाँ से शुरू हो जाता है नगर पालिका। तो नगर पालिका से संबंधित आपके आर्टिकल यहाँ से शुरू होते हैं। और इसी में आपको एक और मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ, बाकी सेम ही है, तो आप इसके हिसाब से जोड़ते जाइएगा, इसके क्रम के हिसाब से जोड़ जाइएगा। था के बाद थातन दादवाद जो आती है, फिर दादनस आता है। तो इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही होगा कि ग्राम सभा वहाँ पे होगी, पंचायत की जगह वहाँ पंचायत, वहाँ पे नगर जो है आपकी नगर पालिका, नगर निगम, इस तरीके से नगर पंचायत वो जो बनती हैं वो सारी बातें हैं। आगे आर्टिकल होगा उसमें वो सारी बातें हैं। तो इस तरीके से इसमें बात की जाती है। इसमें य और घ जो एक आर्टिकल बनते हैं वो आपके जिला नियोजन समिति से संबंधित होते हैं। जिला योजना समिति या जिला योजना जो उससे समिति जो बनती है उससे संबंधित आपका आर्टिकल ये हो जाता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब अगले आर्टिकल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम बात कर लेते हैं 249। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। इसमें जानना जरूरी है कि जो संसद राज्य की सूची के जो विषय होते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी कि 7वीं अनुसूची में जो विषय की बात की गई है, संघ के अलग विषय होंगे, राज्य के अलग विषय होते हैं, संवर्ती सूची में अलग विषय होते हैं। तो उसमें राज्य की सूची से जो संबंधित विषय होते हैं, अगर उस पे संसद को कोई भी जो है वो क्या कहते हैं विधेयक बनाना हो या कोई नियम बनाने हो, कानून बनाना हो, तो किस जरिए से बना सकता है, तो वो वाली बात किस में है, तो 249 में है। और इसमें यही बात की गई है कि राज्य के विषय पर, यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है, कानून बनाने की संसद की शक्ति, इस तरीके से लिख लीजिए, की शक्ति, तो वो किस में बात की गई, तो 249 में बात की गई। ये आपको ध्यान रखना। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा अगर पास कर देगी बिल, तो वो उस तरीके से जो है इसमें विधेयक पे कानून बना सकते हैं। तो वो आपको बात याद रखनी है। अब बात करते हैं 253 की। आर्टिकल 253 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या बात है, तो जो संसद होती है, तो वो अगर जो है एक्ट बनाएगी, वो वाली बात होती है। अगर कोई इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, इसको मैं इस शॉर्ट फॉर्म में ना लिख के पूरा लिखता हूँ कि अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय कुछ हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है, कोई समझौता हुआ है, संधि हुई है, समझौता हुआ है, तो उसको लागू करने के लिए जो संसद लागू करेगी, संसद लागू करेगी, तो वो लागू करने की शक्ति इसको संसद को है। किसी भी राज्य कोई इसको रोकेगा नहीं, सारे पूरे भारत में लागू करने की अंतर्राष्ट्रीय संधि की शक्ति किसके पास है, तो वो संसद के पास है। वो आर्टिकल 253 में बात की गई है। अब हम आर्टिकल अगले की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 263 आपका आर्टिकल जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आप सभी जानते हैं इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें केंद्र राज्य के संबंध की बात की गई है। तो इसमें किस आर्टिकल की बात में की गई है, तो केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्य परिषद की बात करें तो वो बात इसमें की गई है। तो आर्टिकल 263 में, आर्टिकल 263 में क्या बात है, तो केंद्र राज्य परिषद की जो बात की जाती है, जिसके जो है आपको सभी को पता होगा 1990 में जब पहली बार ये परिषद बनाई गई थी, तो इसके बारे में बात की गई। इसमें क्या किया जाता है आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ कि केंद्र राज्य परिषद में क्या होता है कि जो भी जो है विवाद होते हैं राज्यों के बीच में, केंद्र राज्य के बीच में, उसको समझौता करने के लिए परिषद का गठन किया गया है। कोई भी काम है तो उसके लिए बैठकें होती हैं। ये जो है
कोई भी राज्यों के बीच में विवाद होता है उनको सुलझाने के लिए ये परिषद का गठन किया जाता है, तो उसकी बैठकें होती है। लेकिन खासकर इसका जो खास यूज नहीं है, क्योंकि सालों में कई एक बैठक हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है, तो उस तरीके से इसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। तो इस तरीके से ये आपके लिए जानना है। पर आपको ये बात याद रखनी है, केंद्र राज्य परिषद का गठन किस आर्टिकल में है, तो 263 में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी वो काम कर रही है नहीं कर रही है वो बात की बात है। आपको आर्टिकल 266 आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो विधियाँ, जो निधि होती हैं, जो फंड्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने सुना होगा लोक लेखा निधि, संचित निधि, तो वो सारी इसमें बात की जाती है। संचित निधि के बारे में किस में बात की गई है, तो इसी में की गई है। या लोक लेखा निधि जो होती है, तो वो लोक लेखा निधि जो होती है वो भी किस में है, तो वो भी इसी में है 266 में। 266 ए या 266 और 266 का क्लॉज 1 इसमें बात की गई है, तो दोनों इसी में है। अब आर्टिकल 267 की बात कर लेते हैं। इसमें दूसरी निधि की बात की गई। निधि जो आपकी इसमें क्या है कि भारत की जो आकस्मिकता निधि होती है उसकी किस में बात की गई, आकस्मिकता निधि। तो आकस्मिकता निधि की जो बात की गई है वो आपके किस आर्टिकल में है, तो वो आपके 267 में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा कि आर्टिकल जो है 2017 में जो आपकी जो जीएसटी लागू हुई और इससे संबंधित एक आर्टिकल आया था, और वो आपको ध्यान रखना है कि 279A या का जिसको बोलते हैं। तो 279 का में आप सभी जानते हैं कि इसमें जीएसटी से संबंधित ये आर्टिकल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है, तो जीएसटी जो परिषद बनी थी, जीएसटी परिषद से संबंधित है। काउंसिल बोलते हैं इसको। तो जीएसटी परिषद किससे संबंधित है, तो आपके 279 का से संबंधित है। अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका बनता है 280, इसको सभी जानते होंगे। इसमें आपका फाइनेंस कमीशन की बात है, यानी कि वित्त आयोग की बात है। तो इसमें वित्त आयोग का गठन की बात है, वित्त आयोग किस तरीके से काम करेगा, वो सारी बातें हैं इसमें। अब अगला जो इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए आर्टिकल, वो बात कर लेते हैं। आर्टिकल 300A की बात कर लेते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार है वो क्या होगा, वो विधिक अधिकार होगा, यानी कि लीगल राइट होगा। विधिक अधिकार होगा, क्या होगा, तो विधिक अधिकार के श्रेणी में डाल दिया गया इसको। आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300 क में जो आपका है, पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में हुआ करता था, और उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, 1978 में जो है एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो वो आपका ये आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आपका आर्टिकल 312 हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें जो आपकी बड़ी बड़ी जो सेवाएं होती हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं जिनको बोलते हैं, जैसे IAS PCS की जो परीक्षाएं होती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं सरकारी, तो वो सारी इसमें आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं इनको, ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं इनको। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो किस में है, आर्टिकल 312 में। और अब आगे बात करते हैं। तो आर्टिकल अगला आपका जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसी से संबंधित है, और आर्टिकल 315 है वो। इसमें क्या है कि जो अब ये सेवाएं हो गई और इनसे संबंधित आयोग बनते हैं, जो जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि UPSC एक आयोग होता है, एक स्टेट PCS आयोग होते हैं, SPSC या स्टेट PCS अलग अलग नामों से जानते हैं आप। BPSC जानते होंगे, UP PCS के नाम से जानते होंगे। तो वो स्टेट PCS जो होते हैं और UPSC होते हैं, उनके गठन से संबंधित वो आयोग सारे जो होते हैं वो किस में आते हैं, आर्टिकल 315 में होते हैं। अब अगला आर्टिकल इम्पोर्टेंट जो होगा आपका वो आगा 323A। इसके बारे में हमने बात की थी आपसे, पिछली क्लास में बात की थी कि जो प्रशासनिक अधिकरण की बात होती है, ट्रिब्यूनल की बात होती है, वो किस में है, तो वो आपके इन्हीं आर्टिकल में है। प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाती है, वो आपके किस आर्टिकल में है, तो इसी में है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने बताया था 323A और 323 खा, जो का और खा दोनों थे, तो उसमें अन्य प्रशासनिक अधिकरण की बात है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, वो 324 है। इसको तो आपको याद करना ही करना है कि ये क्या है, आपका निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन की बात है। तो निर्वाचन आयोग किस में है, तो आपका 324 में आता है। तो आर्टिकल 324 में क्या है आपका, जो है आपके 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई। अब अगला आर्टिकल
अगला आर्टिकल और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए 330। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसमें आरक्षण जो सीटों का मिलता है लोकसभा में, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो जो आपकी लोकसभा होती है उसमें एससी और एसटी इनके लिए जो सीटों का आरक्षण होता है, तो सीटों का आरक्षण होता है उसके बारे में किस में कहा गया है, तो वो आपका इसमें कहा गया है 330 में। अब वैसे ही 332 भी याद कर लीजिए, वो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब जैसे राज्य संघ में यानी कि लोकसभा में यहाँ पे बात हो जाती है, तो अगर यानी कि इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, वहाँ पे भी एससी और एसटी के लिए सीटों का जो आरक्षण की बात होती है, तो वो 332 में हो जाती है। तो ये दोनों एक साथ आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वो दोनों आर्टिकल एक साथ आ जाते हैं। 330 की बात करेगा तो लोकसभा में, और आपका 332 की बात करेगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उनमें एससी एसटी की सीटों की आरक्षण की बात की गई है कि कितनी सीटें किस जो है उसमें होंगी। तो इस तरीके से आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही एक आर्टिकल आपको मैं बता दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, तो 338, ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि जो एससी एसटी आयोग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पूरा लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये आयोग जो है वो किस आर्टिकल में है, ये एससी से संबंधित है। तो एससी से संबंधित आयोग आपका किस में है, आपका 338 में है। वहीं 338 का लगा दें इसमें, यानी आर्टिकल 338 के देखें या ए देखें, तो क में क्या है आपका, तो आप सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर एससी है तो हम एसटी आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, यानी NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इस तरीके से, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो NCSC और NCST ये दोनों आयोग इस तरीके से, एसटी के लिए ये वाला, एससी के लिए। ऐसी आर्टिकल 338 ख, इसमें ख ये वाला आप सभी जानते हैं कब जोड़ा गया, 18 में जोड़ा गया, और 102वां संविधान संशोधन जब किया गया तो ओबीसी के लिए जो आयोग बना, तो NCBC इसको बोलते हैं। तो NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी पिछड़े वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग होता है, वो आपका किस आर्टिकल में है, तो 338 ख में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपके ये वाले आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट के बाद अगला आर्टिकल और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 343 आर्टिकल आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि जो संघ की भाषा होगी, हिंदी होगी, पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 43 में कहा गया है कि जो संघ की भाषा होगी, संघ की राजभाषा जो होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और इसकी लिपि यानी लिखने का जो तरीका होगा वो देवनागरी लिपि होगी। तो इसकी और लिपि कौन सी होगी, तो देवनागरी होगी, तो देवनागरी लिपि होगी। ये बात किस में कही गई है, तो आर्टिकल 343 में की गई है। अब अगला आर्टिकल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है 350 का, यानी ए। अब इसमें कहा गया है जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है वो किस में दी जाएगी, तो वो सब बच्चों को जो है मातृभाषा में दी जाएगी। ये वाली बात इसमें की गई है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शिक्षा सुविधाएं जो दी जाएंगी मातृभाषा में दी जाएंगी प्राथमिक स्तर पे। तो ये वाली आर्टिकल 350 ए में दे रखा है। बाकी फिर आर्टिकल आपको मैंने बताया हुआ है, बाकी 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये तीनों आर्टिकल के बारे में मैंने बताया था कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन के बारे में है। तो ये मैंने आपको बताया था।
कि मैंने कहा था कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, यानी संविधान के हिसाब से वहाँ पे सरकार ना चले, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। फिर इसमें मैंने बताया था कि अगर वित्तीय समस्या आ जाए, भारत में वित्तीय संकट आ जाए, तो वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल। इसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में किस में है, तो आपके 360 में। और एक और अनुच्छेद आप याद कर लीजिए, 368, जिसके बारे में भी बात की गई है हमारी, जो लास्ट आपका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो संसद जो आपके संविधान संशोधन करेगी उसके बारे में इसमें बात की गई। जो प्रक्रिया होगी, जो भी शक्ति होगी वो संसद को होगी, और जो प्रक्रिया होगी वो भी किस आर्टिकल में, तो 368 में होगी। तो संशोधन से संबंधित जो है, संशोधन से संबंधित क्या होगी, संशोधन से संबंधित शक्ति, ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए, संशोधन से संबंधित शक्ति एंड प्रक्रिया। तो वो किस आर्टिकल में है, तो इसको हटा के इतना बात लिख लीजिए कि ये बात पूरी किस में, आर्टिकल 368 में है। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके हो जाते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ इससे बाहर आपको कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये सारे आर्टिकल आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, एक बार और क्लास देखिए। इस पे जो डिस्कशन हुआ है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे जो बात हुई है वो ज़रूरी है, और उससे आप आसानी से चीज़ें याद कर सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स हो जाते हैं, और ये हमारी क्लास आज ख़त्म हो जाती है। पॉलिटी हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर ली है, और इसको क्लास देखिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप सारी क्लास देखिए, आपका पूरी पॉलिटी ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो हमारी सीरीज चलने वाली है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको हर दूसरे दिन आपको 20 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। हर दूसरे दिन आपको 20 क्वेश्चन टेस्ट के लिए जीएस के मिलते रहेंगे। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब मिला के आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन पे हम चर्चाएँ करेंगे। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स आपके टाइम टू टाइम चलते रहेंगे। जो जीएस से संबंधित आपके 38 नंबर पुलिस में आते हैं, बाकी एग्जाम में जो एसएससी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में अभी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपके जो है 75 नंबर के रहते हैं। तो वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो सारी कवर इससे हम करने वाले हैं। तो स्टैटिक आपका यहाँ कराया जाएगा, फिर कुछ टाइम में हम करंट अफेयर शुरू करेंगे, तो वो आपको भी मिल जाएगी। लेकिन अभी आप पॉलिटी के बाद जो ज्योग्राफी शुरू होने वाला है उसको ज़रूर करिएगा। वो आपके लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। एक एक पे अच्छे से डिटेल बात होगी, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये 7 क्लास में हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 5 से 6 क्लास में आपकी ज्योग्राफी पूरी ख़त्म हो जाएगी। आपको मैं इसकी बात वो क्या कहते हैं वो बता रहा हूँ कि वो आपके लिए क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़रूरी है। उससे सारे आपके डिटेल्स, आपके सारे कन्फ्यूज़न, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो चलिए आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अपनी उस क्लास में जो अगली क्लास होगी आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।